प्रिय जिज्ञासुओं, नमस्कार। आपका स्वागत है डॉक्टर पवन शुक्ला एजुकेशनलिस्ट नामक यूट्यूब चैनल पर। आइए हम आज बात करते हैं जो शिक्षण की अवस्था और संक्रिया की होती है, फेजेज एंड ऑपरेशंस ऑफ टीचिंग की बात करते हैं। आप जानते हैं कि शिक्षण एक ऐसी क्रिया है जिसमें एक अधिक परिपक्व व्यक्तित्व जो है कम परिपक्व व्यक्तित्व के विकास की पूरी सहायता करता है कि जो लेस मैच्योर है, मोर मैच्योर है, वो लेस मैच्योर पर्सन के उन्नयन के लिए अपना सब कुछ विकास लगा देता है। एक शिक्षक के रूप में किसी विषय वस्तु को इस तरह से वो प्रस्तुत करता है जिससे कि जो कम विकसित व्यक्तित्व है वह अधिक विकसित हो सके। अब ये बातें थोड़ा समझने में जल्दी लग रहा होगा कि व्यक्तित्व की बात मैंने कर दी कि कम व्यक्तित्व थोड़ा सा वो जो है लेसर है, मतलब कम व्यक्तित्व वाला अधिक व्यक्तित्व वाला, मान लीजिए P1 अधिक मैच्योर पर्सन है और P2 लेस मैच्योर है, तो P1 क्या करेगा, P1 P2 को अपने जैसा बनाने का या अपने से भी बेहतर बनाने का प्रयास करेगा। वो अपने से भी बेहतर बनाने का प्रयास करता है। अब यहाँ व्यक्तित्व क्या है, इसके बारे में आप जैसा दृष्टिकोण अपनाते हैं उसी तरह से आपको समझ में आता है कि व्यक्तित्व क्या हो सकता है और किस प्रकार से हो सकता है, उसकी भी बात यहाँ आप समझेंगे। साथ ही साथ यहाँ मूल रूप से हमको ये देखना है कि देखिए व्यक्तित्व तो एक बृहत प्रत्यय हो जाता है कि वो कैसे बनता है, उसकी एक लंबी प्रक्रिया है, किस प्रकार से वो चलता है। उसको बनने में आप जानते हैं पर्सनालिटी के बारे में बहुत सारी परिभाषाएं हैं। अब एक परिभाषा मैं प्रस्तुत करूंगा तो आप उसको भी पूरी तरह से स्वीकार करें या न करें, यह आपके दर्शन पर निर्भर करता है, आपके दार्शनिक दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। तो बहुत सारी बातें हैं, जैसे पर्सनालिटी के बारे में एक छोटी सी परिभाषा बता दें हम कि जो पर्सनालिटी की अल्बर्ट महोदय के द्वारा दी गई परिभाषा थी। अल्बर्ट महोदय ने कहा कि जो पर्सनालिटी है, पर्सनालिटी इज डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। पर्सनालिटी को उन्होंने कहा कि वो क्या है, एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन है। डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिविजुअल विद psychophysical system which determine his unique adjustment to his environment। 37 में उन्होंने ये परिभाषा दी। फिर 61 में उन्होंने कहा कि पर्सनालिटी इज psychophysical system of those personality is dynamic organization of psychophysical system which determine his unique adjustment to his environment। ये 5 शब्दों की जगह उन्होंने कहा which determine his unique characteristic and behavior। तो एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि साइकोफिजिकल सिस्टम से बना हुआ है, जो कि शारीरिक और मानसिक प्रणाली से बना हुआ है। तो शरीर और मन के प्रणाली से विकसित हुआ यह प्रणाली हमेशा गत्यात्मक है, क्योंकि जैसे जैसे अंतःक्रिया होती जाती है उसमें परिवर्तन होता जाता है। तो इसी परिवर्तन को एक सुनियोजित व्यवस्था दी जाती है जो शिक्षण की औपचारिक एजेंसी उपकरण है। शिक्षा का जो फॉर्मल एजेंसी है जिसे आप विद्यालय शिक्षालय के नाम से जानते हैं, तो उसमें जो शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए क्रियाएं होती हैं वो शिक्षण कहलाती हैं। तो शिक्षण की कुछ अवस्थाएं होती हैं, फेजेज होता है और उनके कुछ ऑपरेशंस होते हैं। हम उन्हीं को आज के इस वीडियो के अंक में समझेंगे कि जो शिक्षण की अवस्था है और संक्रिया है, यानी फेज क्या है और स्टेज क्या है, इसको यहाँ समझेंगे। और उस स्टेज में हमें क्या करना होता है, ऑपरेशंस क्या करने होते हैं, उसको समझेंगे कि क्या क्या संक्रियाएं होती हैं, क्या क्या क्रियाएं करनी होती हैं, उसको भी यहाँ समझेंगे। तो सबसे पहली बात तो आप जानते हैं कि जब भी आप पढ़े होंगे, कक्षा में अध्ययन कर रहे होंगे, तब की मैं बात कर रहा हूँ। आप एक बात को याद करिए कि जब शिक्षक आते थे तो पहले आपको क्या लगता था कि वे बिना तैयारी के आए हैं या तैयारी के आए हैं। इस बात का आकलन आप तब करते थे जब कोई कक्षा प्रारंभ हो जाती थी, प्रकरण पर अंतःक्रिया शुरू हो जाती थी। और
मूल्यांकन भी आप ही करते थे, शिक्षक भी करते थे। तो इस तरह से देखा जाए तो जब कक्षा में जाना होता है तो उसके पहले हम अपने आप को क्या करते हैं, उसने आपको तैयार करते हैं, रेडी करते हैं। एक शिक्षक, उस बढ़िया शिक्षक का गुण है कि वो अपने आप को रेडी करे कि किस तरह से शिक्षण कार्य किया जाए जिसमें वो ज़्यादा बेहतर प्रभावी ढंग से रहे। तो वो तैयार करके जाता है, चाहे भले कितनी बार पढ़ा हो। वो विद्यार्थियों की प्रकृति के हिसाब से, रुचि के अनुसार विद्यार्थियों की जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए अधिकतम प्रयास करता है। उसकी युक्तियाँ क्या क्या हो सकती हैं, कैसे करता है। तो तैयारी करना और प्रस्तुतिकरण करना, और उस प्रस्तुतिकरण जो दोनों भाग हैं उसका मूल्यांकन करना, ये शिक्षण के 3 चरण होते हैं जो कि आगे मैं बता रहा हूँ किस तरह से चलते हैं। तो शिक्षण की ये 3 चरण जो जैक्सन ने 1966 ईस्वी में बताया था कि शिक्षण की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला पूर्व क्रियात्मक चरण, प्री एक्टिव फेज। अब देखिए यहाँ फेज और स्टेज कहा जा रहा है। पूर्व क्रियात्मक चरण या नियोजन अवस्था, प्लानिंग स्टेज। ये जो पूर्व क्रियात्मक अवस्था या जो प्लानिंग स्टेज है, इसका क्या मतलब है। ये प्लानिंग स्टेज क्या करती है, इसमें जो कुछ भी होता है वह शिक्षण प्रक्रिया को हम देखते हैं कि किस स्तर तक चल रही है। तो इस अवस्था में शिक्षक अधिगमकर्ता को किस तरह से सिखाएगा और पढ़ाएगा, इसकी पूरी योजना बनती है कि कैसे सिखाना है कि जिससे विद्यार्थी बेहतर ढंग से सीख सके। उसकी पूरी योजना यहाँ बनाई जाती है। एक शिक्षक क्या करता है, किस तरह से उसमें सिखाएगा और क्या कैसे सिखाएगा, इन बातों की पूरी योजना वो बनाता है। उसमें पूरी योजना बनाता है और इसमें वे सभी क्रियाएं आती हैं जो शिक्षक कक्षा में जाने से पहले करता है, जिससे कि प्रकरण से संबंधित उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। देखिए, जब भी कोई प्रकरण पढ़ाया जाता है तो उसका उद्देश्य कुछ ज़रूर होता है। उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए क्या क्या किया जाए कि जो प्रकरण का उद्देश्य वह पूरा हो जाए, वही प्लानिंग के अंतर्गत होता है। नियोजन में क्या होता है, नियोजन करते समय 2 मुख्य बातों का ध्यान देना चाहिए। पहली है शिक्षण संबंधी विशिष्ट उद्देश्य। अब इस बात को आप एक शब्द समझ रहे होंगे कि शिक्षण संबंधी विशिष्ट उद्देश्य क्या होता है। यह केवल शब्द नहीं है, यह एक बड़ी व्याख्या है। आपको मैं इसमें वीडियो बना के डाला हूँ कि शिक्षण संबंधी विशिष्ट उद्देश्य यानी जो प्रकरण का उद्देश्य है वह क्या होता है। इसके लिए आपको बेंजामिन एस ब्लूम की जो टैक्सानॉमी है अब टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स की, यानी जो शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण है, उसको आपको देखना होगा। उसका आप जानते हैं 3 पक्ष होता है, संज्ञान, भाव और क्रिया। 3 पक्ष, कॉग्निशन संज्ञान हो गया, और जो अंडरस्टैंडिंग है भाव हो गया, और जो उसका क्रियात्मक पक्ष है, कोनेशन है, वह क्रियात्मक पक्ष हो गया। तो इसको आप वहाँ समझेंगे तो विशिष्ट उद्देश्यों को बेहतर ढंग से समझना होता है। एक प्रकरण का विशिष्ट उद्देश्य क्या हो सकता है, इसको निर्धारित करना पहला कदम होता है। उसके बाद दूसरा कदम होता है कि निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो निर्धारित किया गया उद्देश्य है, जो आपने उद्देश्य निर्धारित कर लिया है, उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विधियों और उपायों की खोज करना। कौन कौन सी विधि हो सकती हैं जिनके द्वारा निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है, उसको देखेंगे। और कौन से उपाय लगाए जा सकते हैं जिसके द्वारा जो शिक्षण का उद्देश्य है इस आपके प्रकरण का, यहाँ एक जो प्रकरण पढ़ाया जा रहा है 35 मिनट 40 मिनट का, उसके उद्देश्य की प्राप्ति पर जोर दिया जाता है। तो उसको देखा जाता है कि कैसे खोजा जाए। तो कहने का मतलब है कि जो शिक्षण नियोजन हेतु पहला कदम है कि पहला कदम शिक्षक द्वारा उठाया जाता है, वह है शिक्षण उद्देश्यों को निर्धारित करना
और इस दृष्टि से अध्यापक क्या करता है कि जब उद्देश्यों को निर्धारित कर लेता है तो वह अध्यापक अपने विषय और प्रकरण को लेकर के वांछित जो शिक्षण अधिगम उद्देश्य हैं उनको निर्धारित करने के बाद उन्हें व्यवहारिक शब्दों में लिखता है। अब जो दूसरी बात आती है व्यवहारिक शब्दों में लिखने की, तो ये व्यवहारिक शब्दों में लिखने की बात भी अलग अलग ढंग से आपको समझना होगा। उसके भी एनसीईआरटी के पैटर्न हैं, उसके भी कई अलग अलग प्रारूप बनाए गए हैं। उन प्रारूपों को आप देखेंगे कि पाठ्य योजना के जो व्यवहार परक उद्देश्यों को जो आप कौशल के संदर्भ में देखेंगे, जो उद्देश्य शिक्षण कौशल होता है, शिक्षण कौशल में आप उद्देश्यों का उद्देश्य लेखन कौशल पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव राइटिंग स्किल पढ़ेंगे, तो वहाँ आपको पता चलेगा कि व्यवहार परक उद्देश्य क्या होते हैं, कैसे लिखे जाते हैं। अब शिक्षण नियोजन के जो दूसरा चरण होता है उसमें शिक्षक प्रयास करता है कि निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति किस प्रकार से भली भांति की जा सकती है, किस प्रकार से विषय वस्तु और अधिगम अनुभवों का चयन किया जाए, विषय वस्तु या अधिगम किस तरह से संगठित किया जाए, शिक्षण के सूत्रों और जो उसके शिक्षण की युक्त सिद्धांतों का उपयोग कैसे किया जाए, शिक्षण के लिए सहायक साधन होते हैं, साधनों का चयन कैसे किया जाए, उनका उपयोग कैसे किया जाए, इनके बारे में निर्णय लिया जाता है। शिक्षण विधियों, तकनीकियों, व्यूह रचनाओं और जो उसके संदर्भ में उपयोग करना, उसकी युक्तियों के बारे में निर्णय लिया जाता है, उसका उपयोग किया जाता है। तो देखिए यहाँ जो दूसरा चरण होता है उसमें शिक्षक ये प्रयास करता है कि निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति किस प्रकार से की जाए। इसको हमने थोड़ा घुमा दिया क्योंकि बहुत डिस्टर्ब कर रहा था। तो किस प्रकार से किया जाए, विषय वस्तु अधिगम अनुभव का चयन किया जाए, कैसे किया जाए, विषय वस्तु और अधिगम सामग्री को किस प्रकार से संगठित किया जाए, शिक्षण के जो सूत्रों को और जो सिद्धांतों का उपयोग कैसे किया जाए, ये सब बातें पूर्व योजना में ही आती हैं, नियोजन में ही आती हैं। शिक्षण साधनों का चयन करना, उपयोग के बारे में कैसे उसको उपयोग किया जाए इसका संदर्भ देखना, उसका जो तकनीकियाँ, युक्तियाँ, विधियाँ, व्यूह रचनाओं का उपयोग करना, युक्तियों के बारे में निर्णय करना, कक्षा अवधि कैसी होगी, कितनी देर की होगी, उसका स्थान कहाँ होगा, अन्य जो सभी प्रकार की व्यवस्थाएं हैं उन सभी का जो संबंध है, उन सभी के संबंध जो हैं उन सभी की व्यवस्था करना और संबंध का जो निर्णय होता है वह इसी नियोजन के अंतर्गत होता है। और मूल्यांकन के तरीके कैसे होंगे इसका भी निर्णय इसी में होता है। तो ये पहले इस चरण में जो प्रथम अवस्था नियोजन की अवस्था है, प्लानिंग स्टेज है, इसमें सब कुछ तय कर लिया जाता है कि क्या होना है और कैसे होना है। इसके बाद हम बात करें जो दूसरी अवस्था है वह अवस्था है अंतःक्रियात्मक चरण, यानी इंटरएक्टिव फेज या क्रियान्वयन अवस्था। यह इंटरएक्टिव फेज या क्रियान्वयन अवस्था है। इसमें क्या होता है, इस अवस्था में शिक्षण क्या करता है, इस अवस्था में शिक्षण के नियोजन के संदर्भ में जो शिक्षण के नियोजन के संदर्भ में किया गया है उन सब बातों को यहाँ लागू करने का प्रयास किया जाता है। यानी जो शिक्षण के नियोजन के संदर्भ में जो भी क्रियाएं पहले से निर्धारित की गई हैं उन सबको उपयोग में लाया जाता है, यानी प्रशासन में लाया जाता है। इस अवस्था में शिक्षक और छात्र कक्षा में आमने सामने होते हैं, और जब कक्षा में आमने सामने होते हैं तो शिक्षक शाब्दिक अशाब्दिक प्रेरणा प्रस्तुत करता है, पाठ के विभिन्न तथ्यों को वर्णित करता है। जो शिक्षक का कार्य है वो वर्णन करता है, भाई जो स्तर होगा उस हिसाब से उस बात को समझिएगा। लेकिन ये बातें तो हर जगह लागू होगी, चाहे वो स्मृति स्तर का शिक्षण हो, चाहे अवबोध स्तर का, चाहे चिंतन स्तर का, बातें लागू होगी लेकिन मात्रा उनकी उसी प्रकार से हो जाएगी। पाठ के विभिन्न तथ्यों का वर्णन करता है, प्रश्न पूछता है, शिक्षक प्रश्न पूछता है, उत्तर सुनता है और साथ ही विद्यार्थियों को लक्ष्य तक पहुंचाने का प्रयास करता है। और पहले से तैयार की गई शिक्षण की योजना
का क्रियान्वयन करता है और जो पहले से योजनाएं बनाई गई हैं उन्हें वास्तविक रूप देने के लिए विभिन्न प्रकार के शिक्षण उपागम, व्यूह रचना, शिक्षण युक्ति, विधि आदि का उपयोग करता है। इस चरण की जो गतिविधियां उनको मुख्य रूप से 3 भागों में समझा जा सकता है। इसको हम समझेंगे। तो ये बात आप समझे होंगे यहाँ पर कि जो प्लानिंग की गई है, जो योजना बनाई गई है शिक्षण की प्रथम अवस्था में, दूसरी अवस्था में उस योजना को पूरी तरह से लागू करने का प्रयास किया जाता है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि जो लागू करने का प्रयास है उसके लिए यहाँ 3 बातें मुख्य रूप से जरूरी होती हैं। पहली है प्रत्यक्षीकरण यानी परसेप्शन। कक्षा अंतःक्रिया विद्यार्थियों और शिक्षकों के उचित प्रत्यक्षीकरण पर की मांग करती है। जैसे शिक्षक और विद्यार्थी दोनों एक दूसरे को समझेंगे, ये प्रत्यक्षीकरण का मतलब परसेप्शन हुआ कि शिक्षक और विद्यार्थी एक दूसरे को कितना बेहतर समझते हैं। जो शिक्षक है वह विद्यार्थियों को जितने स्तर तक समझेगा, जैसे समझेगा, उसी प्रकार की वो विधियों, युक्तियों, व्यूह रचनाओं, शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग करेगा प्रकरण के प्रकृति के अनुसार। और छात्र जितना शिक्षक को समझेगा उसी प्रकार से वह भी उन बातों को समझेगा, आत्मसात करेगा। तो यही बातें यहाँ समझाई जा रही हैं कि अध्यापक जब तक विद्यार्थियों को अच्छी तरह से नहीं समझ पाएगा तब तक उसके द्वारा उन्हें साथ लेकर के उचित शिक्षण अधिगम हेतु जो वांछित अंतःक्रिया कर पाना संभव नहीं होगा। यही बात विद्यार्थियों के संदर्भ में भी लागू होती है कि उनका भी अध्यापक पर तभी सही विश्वास और आस्था होगी जब उसकी योग्यता, शिक्षण व्यवहार, व्यक्तित्व का सही प्रत्यक्षीकरण कर लेते हैं। अर्थात प्रत्यक्षीकरण के द्वारा वे एक दूसरे को समझने के बाद शिक्षण कार्य को उचित शिक्षण जो योजना बनाई गई है शिक्षण कार्य के लिए, उसके उचित क्रियान्वयन के लिए काफ़ी आवश्यक होती है। उसके बाद जो दूसरा कार्य इसमें होता है ये एक महत्वपूर्ण कार्य होता है, उसे निदान कहा जाता है। जो निदान होता है, निदान की अंग्रेजी होती है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस यानी पहचान करना। तो इसमें शिक्षक क्या करता है, छात्र क्या करता है, दोनों की बातें होती हैं। जैसे प्रत्यक्षीकरण के सहायता में निदान भी जरूरी होती है। विद्यार्थियों के साथ उचित अंतःक्रिया करने के लिए उसकी योग्यता, क्षमताओं, व्यक्तित्व तथा व्यवहार संबंधी सभी आवश्यक बातों को ठीक जानकारी होना आवश्यक होता है। इस दृष्टि से एक अध्यापक विभिन्न विधियों एवं तकनीकियों की सहायता लेकर के हर संभव तरीके से प्रयास करता है कि किसी विशेष विषय के संदर्भ में बालक का प्रारंभिक व्यवहार क्या है। सबसे पहले जो पहचान करनी है, प्रकरण जब प्रारंभ करना है तो उसी समय आप प्रस्तावना कौशल का प्रयोग करते हैं। कौशलों को भी आपको जानना अनिवार्य होता है। तो जब आप प्रस्तावना कौशल का उपयोग करते हैं तो उसी समय यह जो डायग्नोसिस है ये आपका अस्तित्व में आ जाता है कि जिसके द्वारा आप बालक के प्रारंभिक व्यवहार को, यानी जो विषय प्रकरण आप पढ़ाने जा रहे हैं उससे संबंधित एक आवश्यक अपेक्षाओं की जानकारी करना चाहते हैं कि उसे कितना ज्ञान है, कितना बोध है, कितना तथा किस प्रकार की कुशलता और प्रवीणता है उनके अंदर है। इस बात का बोध उसे अपने शिक्षण हेतु विद्यार्थियों के साथ साथ वांछित अंतःक्रिया के लिए ठीक तरह से तैयार कर सकता है। और प्रश्नों के उत्तर दे करके विद्यार्थी और कराए गए कार्यों का प्रदर्शन करके विद्यार्थी क्षमता स्तर तथा विद्यार्थियों के हाव भाव और व्यवहार अंतःक्रियाओं का स्वरूप उसे अपने यानी विद्यार्थियों के इस निदानात्मक कार्य में काफ़ी सहायता करते हैं। विद्यार्थी स्वयं भी अपनी पहचान करता है। विद्यार्थी स्वयं ही कक्ष में अंतःक्रिया के दौरान अपने अनुक्रियाओं, अंतःक्रियाओं, प्रतिक्रियाओं के ऊपर विचार करके अपनी क्षमता, योग्यता, रुचि, दृष्टिकोण के बारे में अपनी राय बना सकते हैं और उस राय के हिसाब से निदानात्मक शिक्षक के साथ उचित अंतःक्रिया अधिगम हेतु सहायता और मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से निदानात्मक गतिविधियां शिक्षक एवं विद्यार्थियों के बीच चलने वाली शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सही दिशा प्रदान करने वाली सिद्ध होती हैं। यानी जब आप एक अच्छी शिक्षण व्यवस्था चलाना चाहते हैं जिसमें आप चाहते हैं कि अंतःक्रिया का स्तर उच्च हो, तो उसमें क्या होगा कि उसमें पहचान बहुत जरूरी होती है। निदान भी बहुत ही आवश्यक है कि शिक्षक और विद्यार्थी दोनों एक दूसरे की विशेषताओं को अच्छी तरह पहचान लें। इसके बाद जो तीसरा कार्य दूसरे अवस्था यानी चरण में अंतःक्रिया अवस्था में किया जाता है वह है प्रतिक्रियात्मक प्रक्रियाएं
जो प्रतिक्रियात्मक प्रक्रियाएं हैं यह अंतःक्रिया अवस्था यानी इंटरैक्टिव फेज में जो होती हैं वो रिएक्टिव प्रोसेसेस क्या हैं इसको देख लेते हैं। इनका भी बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है इस अंतःक्रिया के आयोजन में, जिसके द्वारा विद्यार्थी शिक्षक प्रकरण तक पहुंचने में एक दूसरे की सहायता करते हैं और लक्ष्य शिक्षण का लक्ष्य जो उद्देश्य है प्राप्त होता है। तो कक्षा अंतःक्रिया प्रतिक्रिया से संबंधित प्रक्रिया में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो कक्षा अंतःक्रिया है उसमें प्रतिक्रिया से संबंधित प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया जाता है। किसके द्वारा? कक्षा अंतःक्रिया के द्वारा। इसके लिए अध्यापकों को उद्दीपन, पढ़ाने की विधियों, युक्तियों, पुनर्बलन के तरीकों, पृष्ठपोषण तकनीकियों के उचित चयन उपयोग के लिए काफ़ी विचार विमर्श करना पड़ता है। यानी कि विद्यार्थी क्या चाहता है, किस तरह की उसकी योग्यता है, उसकी अपेक्षा क्या है, उसकी क्षमता क्या है, उसकी रुचि क्या है, यानी जो व्यक्तित्व की खूबियां हैं, जितनी भी विशेषताएं हैं, वह सबके आकलन के पश्चात ही उस हिसाब से उस आकलन का जो परिणाम होता है व्यक्तित्व का, उसके अनुसार ही वह युक्तियों का प्रयोग करता है। पुनर्बलन की युक्ति हो, चाहे शिक्षण विधि हो, चाहे पृष्ठपोषण हो, उसका लक्ष्य यही होता है कि विद्यार्थियों के उचित ढंग से प्रेरित किया जाए, जिससे कि शिक्षण अधिगम में उन्हें जोड़ करके शिक्षण अंतःक्रिया को उचित दिशा प्रदान किया जा सके। विद्यार्थी की जो विभिन्न उद्दीपनों और शिक्षण तकनीकी से परिचित होकर के अपने उचित प्रतिक्रिया शाब्दिक या अशाब्दिक व्यक्त करते हैं करते हुए अधिगम पथ पर ठीक प्रकार से आगे बढ़ते हैं। शिक्षक को अपनी प्रतिक्रियाओं से परिचित कराते हुए शिक्षण अधिगम अंतःक्रिया को पूरा करने में सक्रिय सहयोग करते हैं। जितनी अच्छी तरह से क्रिया प्रतिक्रिया से जुड़ी यह शिक्षण अधिगम की श्रृंखला आगे बढ़ती रहेगी, शिक्षण अधिगम का उद्देश्य भी उतना बेहतर पूरा होगा। कहने का मतलब कि जो शिक्षक है वह और विद्यार्थी जितने बेहतर ढंग से एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करके प्रश्न उत्तर की श्रृंखला को आगे बढ़ाते रहेंगे, तो प्रश्न उत्तर की श्रृंखला या फिर जो उसका पहल और उसके इंट्यूशन की प्रक्रिया है, यानी जो पहल करता है विद्यार्थी को उत्तर देता है अपनी तरफ से, उसको पुनर्बलन दिया जाता है, प्रोत्साहन दिया जाता है, तो जितना बेहतर ढंग से ये चलती रहेगी उतना बेहतर ढंग से जो शिक्षण अधिगम के उद्देश्य हैं उनकी प्राप्ति में सहयोग भी होता रहेगा। इसके बाद हम बात करें तो जो इसकी तीसरी अवस्था होती है कि शिक्षण की, वह है उत्तर क्रियात्मक अवस्था यानी पोस्ट एक्टिव फेज या मूल्यांकन अवस्था, इवेल्युएशन स्टेज। जो तीसरी अवस्था शिक्षण की होती है वह उत्तर क्रिया अवस्था यानी बाद की अवस्था है। यानी जब आप शिक्षण कक्षा में कर रहे हैं, अब देखिए 3 बातें होती हैं यहाँ पर आपके सामने मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर एक तो प्लानिंग होगी, कब होगी? यह कक्षा में आने से पहले। इंटरेक्शन होगा कब? कक्षा में। ये जो कक्षा में है तो ये अंतःक्रियात्मक अवस्था होगी, और जब आप कक्षा से बाहर हो जाते हैं तो यहाँ इवैल्यूएशन होता है। तो PIA अब इसको याद कर सकते हैं, प्लानिंग यानी पहली स्टेज आपकी प्लानिंग की है, दूसरी इंटरेक्शन की है और तीसरी इवैल्यूएशन की है। ये कक्षा के बीच की है, जब कक्षा में आप रहते हैं तब आपका इंटरेक्शन होता है, विद्यार्थी और शिक्षक एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हैं शिक्षण विधि रुचि के आधार पर। अब पहले में कैसे अंतःक्रिया करेंगे इसको तय किया जाता है, और लास्ट में इवैल्यूएशन में तय किया जाता है कि किस तरह की अंतःक्रिया हुई। जो पहले में तय किया गया था, जो उद्देश्य सोचा गया था, क्या वैसा हुआ? तो इस मूल्यांकन की अवस्था में क्या होता है इसको देखते हैं। इस अवस्था का संबंध जो है वह प्रयासों और गतिविधियों से है। जो कुछ भी पहले अवस्था में नियोजित किया जाता है उसे दूसरी अवस्था में क्रियान्वित किया जाता है और तीसरी अवस्था में इसका मूल्यांकन किया जाता है। यानी जो निर्धारित उद्देश्यों के संदर्भ में इसका विश्लेषण किया जाता है कि शिक्षण अधिगम प्रयत्नों के द्वारा विद्यार्थियों के व्यवहार में किस स्तर तक अपेक्षित परिवर्तन लाए जा सके। यानी उद्देश्य की प्राप्ति की जाँच है तो इसमें विभिन्न प्रकार की तकनीक
तकनीकियों का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे उपलब्ध परीक्षण, मौखिक प्रश्न या फिर लिखित प्रश्न। अब उसमें भी प्रश्नों को भी कई प्रकारों से रखा जा सकता है, मतलब जितने प्रश्न के प्रकार है आप देख सकते हैं, मैंने वीडियो डाला है कि को ओपन इंडेड, क्लोज इंडेड, ऑप्शनल माने बहुविकल्पीय, दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय। अब इस तरह से जैसे भी रखा जाएगा, विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने का मौका दे करके उनका निरीक्षण, उनके द्वारा दिए जाने वाले व्यवहार, लिखित या मौखिक उत्तर या फिर उनकी अभिव्यक्ति की समीक्षा करके भी किया जा सकता है। निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए जिससे कि मूल्यांकन बेहतर हो सके, क्योंकि मूल्यांकन के आधार पर ही शिक्षण की योजना पुनः बनाई जाती है। तो मूल्यांकन के परिणामों के आधार पर जो निर्धारित शिक्षण अधिगम उद्देश्यों को समीक्षा की जानी चाहिए कि जो निर्धारित उद्देश्य थे उनकी समीक्षा कैसे हो और उद्देश्य कितने सही थे, कितना उनकी प्राप्ति हुई, उन उद्देश्यों में कितना उनको सहयोग की अपेक्षा है, उनको कितना सुधारना चाहिए, और शिक्षण कार्य में किस तरह से ये जो उद्देश्य लिए गए हैं इनको प्राप्त करने के लिए जो सामग्री प्रयुक्त की गई हैं, जो चयनित शिक्षण अधिगम की सामग्रियां हैं, ये सामग्रियां इनको क्यों चयनित किया गया है? उद्देश्य की पूर्ति के लिए। तो इनकी जो चयन हुआ है, इनके द्वारा उद्देश्यों की प्राप्ति में क्या हो रहा है, सहायता मिल रही है कि बाधा पहुंच रही है, ये देखना पड़ेगा। अब इसका मूल्यांकन करके आप उसको तय करेंगे कि जो आपने चयनित किया है, मूल्यांकन का परिणाम बताएगा कि आप जो चयनित किए हैं शिक्षण कार्य में अंतःक्रिया में सुधार ला रही है, बाधा कर रही है। तो इन सब बातों के द्वारा आप जो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया है उसको आदर्श स्थिति तक ले जा सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ आपने 3 अवस्थाओं को समझा। अब तीनों अवस्थाओं को मैं एक शार्ट में जो टालमैन के द्वारा प्रतिमान दिया गया है शिक्षण अवस्थाओं के संदर्भ में, इसको मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर आपके सामने 3 बातें हैं, इन तीनों को आप जानते हैं। पहला पूर्व अवस्था प्री एक्टिव स्टेज, दूसरा इंटर एक्टिव स्टेज यानी अंतःक्रिया अवस्था, और तीसरी उत्तर क्रिया अवस्था यानी पोस्ट एक्टिव स्टेज। आप ये बातें समझ चुके हैं कि जब आप कक्षा में पढ़ाने जाते हैं तो प्लानिंग करते हैं, पहले कक्षा के पहले प्लानिंग करते हैं, और जब आप कक्षा में चले जाते हैं तो आपने जितनी योजनाएं बनाई हुई है, शिक्षण विधियां, युक्तियां, नीतियों का पुनर्बलन, युक्तियों का प्रेरणा कैसे देंगे, और दंड भी हो सकता है, आपने विचार किया हो, क्योंकि विद्यार्थियों की प्रकृति के अनुसार हर बातें हो सकती हैं। तो उन बातों को आप अंतःक्रिया अवस्था में यहाँ लागू करते हैं। और जो तीसरी अवस्था होती है पोस्ट एक्टिव स्टेज, उसमें आप देखते हैं कि जो पहले और दूसरे चरण में किया गया, यानी जो पहले चरण में उद्देश्य निर्धारित किया गया, दूसरे चरण में उसको जो है जो उद्देश्य प्राप्ति का जो प्रयास था उसको किया गया, उस प्रयास को कितना पाया गया, ये तीसरे चरण में प्राप्त होता है। तो इसको टालमैन महोदय ने प्रस्तुत किया है। तो पहले में उद्देश्य का निर्धारण होता है, यानी पाठ्य सामग्री निर्धारण शैली शिक्षण कौशल का इसमें देखा जाता है कि किस तरह से पाठ्य सामग्री का निर्धारण किया गया। अंतःक्रिया अवस्था में यहाँ 2 बातें उन्होंने समझाई। जो इंटरएक्टिव स्टेज होती है ये भाषात्मक होती है। भाषात्मक मतलब होता है कि इसमें लैंग्वेज के द्वारा होता है, और इसकी जो PT, DT, RT का फार्मूला आप देख रहे हैं। PT का मतलब है परसेप्शन ऑफ टीचर ऑफ स्टूडेंट्स बिहेवियर, यानी जो शिक्षक प्रतिरोध है। हाँ, RT का मतलब है रिस्पांस और एक्शन टेकन बाय द टीचर इन लाइट ऑफ डायग्नोसिस, यानी जो शिक्षक ने जो चयनित किया है विद्यार्थी के संदर्भ में जो पहचान किया है, उसके संदर्भ में जो उसका परसेप्शन था वो PT है। और एक्सप्रेसिव PT, DT, RT का मतलब क्या है? अब PT, DT, RT का मतलब एक्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग, यानी जो PT, DT, RT है ये दोनों के द्वारा है। PT, DT, RT का मतलब एक्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग यानी जो शिक्षण क्रिया है, और PT, DT, RT निष्पत्ति में भी है, अभिव्यक्ति में भी है, भाषात्मकता में है। PP, DP और RP, PP से DP पैदा होता है। देखिए PP DT को उत्पन्न कर रहा है, DP RP को। अब PP क्या है? PP का मतलब परसेप्शन ऑफ टीचर ऑफ स्टूडेंट्स बिहेवियर, जो शिक्षक का परसेप्शन है, जो शिक्षक ने देखा है, एक निष्कर्ष निकाला है विद्यार्थी के व्यवहार में, वो परसेप्शन है।
और डीपी क्या है, प्यूपिल्स डायग्नोसिस, जो शिक्षक को पहचाना गया है। और आरपी क्या है, रिएक्शन ऑफ प्यूपिल, जो बच्चे का रिएक्शन है, अधिगमकर्ता का रिएक्शन है। तो ये भाषा, निष्पत्ति और अभिव्यक्ति, ये तीनों में पीपी, डीपी और आरपी का फार्मूला टैलमैन महोदय ने समझाया है। क्यों समझाया है? क्योंकि यही अंतःक्रिया की अवस्था है। इस अंतःक्रिया अवस्था में शिक्षक विद्यार्थी को समझता है, विद्यार्थी को पहचानता है और विद्यार्थी उस पहचान के संदर्भ में अपनी प्रतिक्रिया देता है। जो भी प्रकरण होगा, विषय होगा। अब उत्तर क्रिया अवस्था क्या होती है, उसमें फीडबैक लिया जाता है, प्रश्न लिया जाता है, व्यवहार सीमा, मूल्यांकन प्रविधि और कौशल व्यवहार यानी परिवर्तन की बात होती है। अब इनका जो विवरण है, पर आप देखिए, मैंने आपको दिखाया है कि पीटी यानी परसेप्शन ऑफ टीचर्स ऑफ स्टूडेंट बिहेवियर, यानी शिक्षक प्रतिबोध, जो शिक्षक ने विद्यार्थी के संदर्भ में प्रतिबोध किया है। और डीटी का मतलब डायग्नोसिस ऑफ टीचर आप प्यूपिल से इंटरेस्ट, जो शिक्षक का निदान किया गया, पहचान किया गया। आरटी का मतलब रिस्पांस और एक्शन टेकन बाय टीचर, आरटी है। और पीटी जो है वो प्यूपिल्स का परसेप्शन है टीचर के संदर्भ में। डीपी जो है प्यूपिल्स का डायग्नोसिस है टीचर के संदर्भ में। आरपी जो है वह प्यूपिल का क्या है, रिएक्शन है टीचर के संदर्भ में या टीचर के एक्शन के संदर्भ में। तो पीटी, डीटी, आरटी जो है ये शिक्षण किया है, शिक्षण की क्रिया हुई क्योंकि ये टीचर के द्वारा चल रही है। और जो पीपी, डीपी, आरपी है ये अनुदेशन लेने की क्रिया है, जो सीखना है, जो जिसके द्वारा सीखा जा रहा है विद्यार्थी के द्वारा। तो देखिए यहाँ पीटी, डीटी, आरटी, ये जो बातें हैं, इधर वाला जो कॉलम है ये पूरा शिक्षक के द्वारा किया जा रहा है, और पीपी, डीपी, आरपी ये विद्यार्थी के द्वारा किया जा रहा है। यानी अब इन बातों को आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर इन बातों को पूछा जाता है, पीटी, डीटी, आरटी क्या है और पीपी, डीपी, आरपी क्या है। तो पीटी का मतलब परसेप्शन ऑफ टीचर, किसका कर रहा है इसको आप समझ रहे हैं, विद्यार्थी का। डीटी का मतलब डायग्नोसिस ऑफ टीचर, यानी पहचान उस जो किस शिक्षक के द्वारा की गई, किसकी, विद्यार्थी की। आरटी यानी रिएक्शन ऑफ टीचर, किसके संदर्भ में, विद्यार्थी के संदर्भ में। और जो पीपी, डीपी, आरपी है उसका मतलब है प्यूपिल्स, शिष्य के बारे में जो प्रत्यक्षीकरण किया गया, शिष्य ने प्रत्यक्षीकरण किया शिक्षक के संदर्भ में, विद्यार्थी ने शिक्षक के संदर्भ में। और विद्यार्थी, डीपी का मतलब विद्यार्थी ने शिक्षक के संदर्भ में पहचान कैसे स्थापित की। और आरपी का मतलब पहचानने, शिक्षक के संदर्भ में, उनकी क्रियाओं के संदर्भ में विद्यार्थी की अनुक्रियाएं क्या थीं। तो इस तरह से हमने आज शिक्षण की अवस्थाओं को समझने का प्रयास किया। अब देखिए, समझिए, जो बातें न समझ में आए आप बताने का प्रयास करिएगा। चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।